एक सेल का नाम आईईसी जानते होंगे, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सेल है, तो नाम ध्यान रख लेना आईईसी क्या है। या फिर आपसे जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं आयुर्वेद के फील्ड में, है ना, तो उन डेवलपमेंट्स में आप ये नाम बता सकते हो कि आईईसी यूनिट भी एस्टेब्लिश हुई है, जिसका काम है कि आयुर्वेद के जो भी काम हो रहे हैं उनको, उनका प्रचार प्रसार करना जन सामान्य के बीच में। ठीक है, तो ये भी एक बात है। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज आपके यहाँ है नहीं, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। ये वॉलेस का रूल ऑफ नाइन आपको बताया था मैंने, नाम होता है इसका, जानना चाहो जान सकते हो, कोई खास नहीं। ओरल हेल्थ प्रोग्राम भी नहीं है, अगेन डेट याद करना चाहो तो फिर भी कर सकते हो, 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी प्रोग्राम है, तो ये भी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन फरवरी 2019 ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, नहीं है आपके यहाँ ये भी, तो हमने कोई ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा अब आप नेक्स्ट बात यहाँ कर रहे थे हम, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स में कुछ, तो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत और हेल्थ इंडिया is a national initiative launched by Prime Minister Narendra Modi ji as the part of National Health Policy 2017 in order to achieve the vision of universal health coverage UHC universal health coverage। ठीक है, आयुष्मान भारत adopts a continuum of care approach comprising of two interrelated components which are, तो ये देख लोगे दो कंपोनेंट है इसके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे। इन दोनों की भी हम बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी से और देख लोगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर द फर्स्ट कंपोनेंट pertains to creation of around 1,50,000 health and wellness centers across country। ठीक है, which will bring health care closer to the homes of the people। These centers will provide comprehensive primary health care covering both maternal and child health services and non-communicable diseases, including free essential drugs and diagnostic services। ठीक है, तो ड्रग्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज सब कुछ इसमें मिलना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे, तो पीएमजे इज वन सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्री। It aims to provide health protection cover to poor and vulnerable families against financial risk arising out of catastrophic health episodes। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विल प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू अराउंड 10.74 करोड़ पुअर डिप्राइव्ड रूरल फैमिलीज। याद रखना ये फैमिली की बात है, क्योंकि हमने बात की थी कि टोटल जो कवर करेगा ये, वो लगभग 5 लाख का कवर, लगभग क्या 5 लाख का कवर है जो फैमिलीज को कवर करता है। और टोटल कितने लोग इसमें कवर होते हैं वो नंबर भी आपको बताया होगा, अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरीज। तो याद रखना, अगर लोगों की बात करें तो लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरी हैं। टारगेट तो ये है गवर्नमेंट का कि पूरे इंडिया को ये कवर दिया जाए, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जिस तरह से अभी चल रहा है प्रोग्राम, लगभग 50 करोड़ लोग और लगभग 10.5-11 करोड़ फैमिली इसमें इंक्लूडेड है। एज पर द लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं और 5 लाख का कवर इसमें एक फैमिली को दिया जाता है ना, ऑन अ फैमिली फ्लोटर बेसिस। आगे देख लो, पीएमजे विल कवर मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी केयर एंड मोस्ट ऑफ टर्शियरी केयर प्रोसीजर्स। पीएमजे हैज डिफाइंड 1350 मेडिकल पैकेजेस कवरिंग सर्जरी डायग्नोस्टिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ, टू एंश्योर दैट नोबडी इज लेफ्ट आउट। देयर विल बी नो कैप ऑन फैमिली साइज, ये हमने बात की थी कि फैमिली साइज कितना है फर्क नहीं पड़ता। एंड एज इन दिस मिशन, ठीक, अभी भले ही कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कुछ स्टेट के अंदर, है ना, कि ऐसा कुछ रूल्स लेके आएंगे कि हाँ गवर्नमेंट जो भी सुविधाएं हैं वो पर्टिकुलर लोगों को दी जाए, मतलब कि ठीक है कहीं अगर फैमिली साइज बड़ा है मे बी तो उनको ना मिले इन नियर फ्यूचर, मगर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस स्कीम विल बी कैशलेस एंड पेपरलेस एट पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो दोनों की बात है। द बेनिफिशियरीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी चार्जेस फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। द बेनिफिट ऑल्सो इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एडमिट होने के पहले और बाद में भी कुछ खर्चे आते हैं तो वो भी इसमें कवर्ड है। This scheme is an entitlement based. The beneficiary is decided on the basis of family being figured in SECC database। ठीक है, जो डेटाबेस है हमारा सेंसस का, तो उसके आधार पे तय किया जाता है किसको मिलना चाहिए लाभ, किसको नहीं मिलना चाहिए। When fully implemented, the PMJ will become the world's largest government funded health protection mission। आगे चलिए, बेनिफिट्स, तो बेनिफिशियरी लेवल पे क्या बेनिफिट है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर। मोर देन 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरीज कवर्ड अक्रॉस द कंट्री। ये पूरा ही पढ़ेंगे हम इसको क्योंकि ये जरूरी प्रोग्राम है, हाल फिलहाल में काफी बातें हैं इनके बारे में, तो भले ही मैंने मार्क नहीं किया सारे देखना है, जल्दी से देख लेंगे।
All families listed in SECC database as per defined criteria will be covered. No cap on family size and age members. Priority to girl child, woman and senior citizens. तो मेनली किसको इसमें प्रायोरिटी देनी है? जो महिलाएं हैं उनको, है ना, चाहे गर्ल हो चाहे वुमन हो या फिर सीनियर सिटीजन जो भी हैं. Free treatment available at all public and empaneled private hospitals in times of need. Covers secondary and tertiary care hospitalization. 1350 मेडिकल पैकेजेस हैं, बात कर ली हमने. प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी इसमें कवर होती है. ठीक है, हॉस्पिटल डिनाई नहीं करेगा पहले से कोई कंडीशन है अगर, तो मैंने इसकी भी बात की थी लास्ट टाइम. हॉस्पिटल्स विल नॉट बी अलाउड टू चार्ज एनी एडिशनल मनी फ्रॉम बेनिफिशियरीज फॉर द ट्रीटमेंट. ठीक है, जो जनरली लोग करते हैं, देखो ये बात हमारे लास्ट टाइम नहीं हुई थी कि हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि हमें सर्जरी का 15,000 गवर्नमेंट देती है तो ऊपर का आप वहन करोगे. कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आप कोई हॉस्पिटल में ऐसे में जाते हो तो वो नहीं है कायदे में, वो नहीं ले सकते. आगे देखें, और देख भी लेना आप, ज्यादातर लोग क्या करेंगे ना कि ऐसा जो पेमेंट होगा अक्सर वो या तो कैश में ले लेंगे मान लो, है ना, तो ऐसा करते हैं उसको, साइड में बच जाता है. खैर, एलिजिबल बेनिफिशियरीज कैन अवेल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया ऑफरिंग बेनिफिट ऑफ नेशनल पोर्टेबिलिटी, कैन रीच आउट फॉर इंफॉर्मेशन असिस्टेंस कंप्लेंट्स. बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑन है, ध्यान रखेंगे. खैर आगे देखो. ठीक है ना, तो मतलब नेशनल पोर्टेबिलिटी है तो आप किसी भी स्टेट के हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये है. और सेकंड कह रहे हैं 24/7 हेल्पलाइन है. नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर 14555, ये हेल्पलाइन नंबर है. और देखें, हेल्प इंडिया प्रोग्रेसिवली अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो ये हेल्प कर रहा है, ये जो पूरा PMJ है, कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के जो भी हमारे टारगेट्स हैं तो वो अचीव करें, और SDG थर्ड वाले टारगेट जो है, वो भी अचीव करें. एंश्योर इम्प्रूव्ड एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर सर्विसेज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड वेल मेजर्ड स्ट्रेटेजिक परचेजिंग of services in healthcare deficit areas from private care providers, especially the not for profit providers. ठीक है, मतलब कि ये है कि देखो गवर्नमेंट तो कर ही रही है जो भी कर रही है, लेकिन कि प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो अच्छा करना चाहती हैं लोगों के लिए, उनको भी कैसे शामिल करें कि भाई आपको ज्यादा कमाना नहीं है ना, लेकिन आप लोगों की कुछ करना चाहते हो, तो एक मिनिमम जो कॉस्ट गवर्नमेंट ने कर दी, कैपिंग कर दी, कि उसमें आप आ जाओ और लोगों को हेल्थ सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करो. Significantly reduce out of pocket expenditure for hospitalization, mitigate financial risk arising out of catastrophic health episodes, and consequent im- impoverishment for poor and vulnerable families. Acting as a steward, align the growth of private sector, enhances used to of evidence based healthcare. ये मेरी एक चीज, इसको ध्यान रखना, शायद बात हुई हो हमारी. क्या होती है बेटा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? क्या चीज होती है वो बताएगा? सर जिसके सारे के सारे एविडेंसेस हमारे पास हो, जो रिसर्च बेस्ड हो सारा। ठीक है ना, रिसर्च बेस्ड हो, या फिर जैसे मेडिसिन की हम बात करते हैं तो उसमें मतलब है कि आपने एग्जामिनेशन करा लिया है ना. मान लो कि आप किसी को मेडिसिन दे रहे हो, सीधोपलादी चूर्ण दे रहे हो, मान लो कि आप राजक्ष में डायग्नोस करके, तो मतलब ये है कि आप पहले एक्सरे रिपोर्ट करा लो या स्पुटम एग्जामिनेशन करा लो, वहां कंफर्म हो चुका है पहले, अब आप दे रहे हो. ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड. तो इसमें मेनली ये है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम टीबी के बारे में सबसे मेजर जो चीज पढ़ते हैं ना कि टीबी के पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो पाते, तो उसमें एक टर्म आती है, कौन सी? क्या हो जाता है टीबी के पेशेंट्स में? एमडीआर। एमडीआर ठीक टीबी। है. तो MDR, तो वहां पे ड्रग रेजिस्टेंट TB हो जाता है. तो वो इसीलिए हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स ऐसी दी जा रही हैं भर भर के कि लिवोफ्लोक्स सबको खिला रहे हैं, या जो भी उसकी सेकंड लाइन ड्रग है, थर्ड लाइन ड्रग है, वो नॉर्मली चल रही है एंटीबायोटिक की तरह. तो उस वजह से कि भाई आपने किस डिजीज के लिए क्या ड्रग दी, क्यों दी, तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए. आजकल आप देखो, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, UTI, वो ठीक नहीं हो रहे हैं एंटीबायोटिक्स से. ठीक है, वो इसीलिए ठीक नहीं हो रहे हैं कि जब सेंसिटिविटी कराते हैं तो पता चलता है कि ड्रग काम ही नहीं कर रही है. ठीक है ना, आगे चलें. तो strengthen public health care system through infusion of insurance revenues, enable creation of new health infrastructure in rural, remote, and underserved areas, increase health expenditure by government as a percentage of GDP, enhanced patient satisfaction, improved health outcomes, improvement in population level productivity and efficiency, improved quality of life for the population. ठीक है, जनरल पॉइंट्स हैं, कोई इनमें मेन पॉइंट ऐसा नहीं निकला. आगे चलोगे. प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना
प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना देखेंगे। द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एम्स एट करेक्टिंग द imbalances in the availability of affordable healthcare facilities in different parts of the country in general and augmenting facilities for quality medical education in the underserved states in particular. This scheme was approved in March 2006। तो मेन बात क्या है बेटा, ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो ये कह रहे हैं कि जो गैप है, गैप कैसा, कि कहीं आप मुंबई चले जाओ तो हर डिजीज का ट्रीटमेंट है ना, फिर आप किसी गांव में चले जाओ कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहां पे चलो एक मेडिकल स्टोर भी नहीं है। तो ये जो गैप है इतना ज्यादा कि वो खत्म हो दोनों जगहों पे, कहीं भी आप बैठे हो इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में, तो आपको वो सारी हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए। ठीक है। तो ये मार्च 2006 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखोगे, स्कीम जो है ये मार्च 2006 में। द फर्स्ट PMSSY कंपोनेंट्स था सेटिंग अप ऑफ 6 इंस्टीट्यूशंस इन द लाइन ऑफ एम्स। तो आप जानते ही हो कि कुछ समय पहले एम्स एक था, आज कई सारे एम्स हैं। ठीक है ना, तो एम्स देवघर, एम्स भोपाल, एम्स कहाँ पटना, बहुत सारे एम्स हो गए अभी तो। तो द फर्स्ट फेज इन द PMSSY हैज टू कंपोनेंट्स सेटिंग अप ऑफ 6 इंस्टीट्यूशंस। तो पहले ये था कि 6 ऐसे इंस्टीट्यूट जो है एम्स जैसे बनाए जाए, एंड अपग्रेडेशन ऑफ 13 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट में, आप देख रहे होगे, मतलब बाकी जगहों में भी ऐसा ही हो रहा होगा कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज पहले से काम कर रही है ना, तो उनको अपग्रेड कर रहे हैं। तो या तो मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अभी यूपी में एक बिल आया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बहुत तेजी के साथ ओपन हो रहे हैं। अभी एग्जाम है, जैसे आज ही है मेरे ख्याल से, नीट पीजी, हाँ जी है सर। है ना, आज ही है। यस सर। हाँ, तो इसके बाद क्या है कि अभी यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उनकी इनटेक कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत सारे नए कॉलेजेस हैं उनको परमिट कर रहे हैं कि आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें यूपी गवर्नमेंट ने बहुत इसमें सपोर्ट कर रही है कि सीट्स बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि या तो नए इंस्टीट्यूट खोले जाएं कि 6, और या फिर जो भी एग्जिस्टिंग है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो उनका अपग्रेडेशन किया जाए। इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप 6 एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, वन इन ईच स्टेट ऑफ बिहार, पटना ये खुल चुका है, छत्तीसगढ़ रायपुर ये भी जानते हो खुल चुका है, मध्य प्रदेश भोपाल ये भी खुली गया है मुझे लगता है, उड़ीसा भुवनेश्वर, राजस्थान जोधपुर, एंड उत्तरांचल ऋषिकेश, तो ये भी हमारे पास ही है, ये भी खुल चुका है, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अराउंड 840 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भाई ये जो एम्स है जिनके नाम आप जानते हो, दिल्ली के अलावा चल रहे हैं, तो किस स्कीम के तहत इनको चलाया गया, तो ये स्कीम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो ये याद रखोगे आप। ठीक है, बाकी चीजें इतनी खास नहीं, आगे चलिए। ईच इंस्टीट्यूशन विल हैव अ 960 बेडेड हॉस्पिटल, 960। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपी के जो बच्चे खासकर आप लोग पूछते रहते हो, तो जान लो, मैं भी, मुझे नहीं पता, मैं श्योरिटी से गया नहीं न्यूज़ डिटेल में, लेकिन जो मैंने देखा वो ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, आप इंटर्नशिप जहाँ करते थे अब तक, जो बच्चे यूजी के उनके लिए बता रहा हूँ मैं, कि आप जो इंटर्नशिप कर रहे थे, तो अभी एक रूल एक आया है आज जो मैंने पढ़ा है, अगर सही है वो, तो प्राइवेट के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाके, या फिर बीएमएस वाले जो बच्चे हैं मतलब, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। जो 6 महीने की आप मॉडर्न इंटर्नशिप करते थे, तो वो अपने ही हॉस्पिटल में करनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का मन है वो चीजें सीखने का, करने का, तो अभी ज्वाइन कर लो, इसके पहले कि वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो करते क्या है कि जितनी बेड की क्षमता होती है ना, ये कहीं मान लो 100 बेड हॉस्पिटल है, तो 10% ही अलाउड है, 10%, मतलब अगर 100 बेड है, तो मतलब वो 10 बच्चे वहां पे रख सकते हैं इंटर्नशिप वाले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो। तो वो सीट्स जो हैं, अब वो उन बच्चों को मिलेंगी जो एमबीबीएस करके आ रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस की बता रहे हैं काफी ज्यादा अब सीट हो चुकी हैं, तो वो सीट्स कहीं वैकेंट नहीं है लगभग, तो वो रूल चेंज कर रहे हैं। तो किसी को करनी है अगर वो इंटर्नशिप, तो अभी ज्वाइन कर लेना, हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए और उसके बाद ना कर पाओ, आप करना भी चाहो तो, अगर किसी का मन है वहां से सीखने का, करने का। क्लियर। तो ये यूपी की आज की खबर है, सुबह मेरे पास आई है, अभी मैंने जाके चेक नहीं किया इसको, कितनी ट्रू है कितनी रॉन्ग है, लेकिन ये आई है हाँ मेरे पास अभी। देखिए आगे। तो खैर, तो 960 बेड हैं इन प्रत्येक हॉस्पिटल के अंदर, 500 बेड फॉर द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, 300 बेड फॉर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी, 100 बेड्स फॉर आईसीयू और एक्सीडेंटल ट्रॉमा, 30 बेड्स फॉर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, एंड 30 बेड्स फॉर आयुष। तो ये भी देख सकते हो कि इन सभी जगह आप देखोगे भी, जैसे ऋषिकेश में अभी हुई नहीं है पोस्टिंग वगैरह कुछ भी, एक सीट वहां भी आई थी मेडिकल ऑफिसर की, 2 बार फॉर्म फिल करा चुके हैं। ये मैं आज घर आया हूँ ना, तो यहाँ पे
टाक कावड़ चल रही है अभी इधर, तो उसमें ऑन रोड घर है मेरा, तो इतने बड़े बड़े डीजे लेके जा रहे हैं कि आवाज आ रही है तेज। नहीं सर। नहीं आ रही है, चलो नहीं ठीक। सर। चलो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उसकी वजह से, बहुत तेज आवाज बाहर हो रही है। ठीक है। तो 30 बेड जो है आयुष के लिए है। तो ध्यान रखोगे, मतलब जितने भी ये एम्स खुले हैं ना, सब में एक एक सीट आप देखोगे कि आयुर्वेद का डॉक्टर भी रखा जा रहा है। वो आयुष के नाम से निकालते हैं वैकेंसी, है ना। आयुर्वेद वाले को भी रख लेते हैं कई बार, होम्योपैथ वाले को भी, तो आयुष नाम से एक सीट निकलती है। तो याद रखेंगे 30 बेड है आयुष के लिए। आगे चलें। इंटेंडेड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 42 स्पेशलिटीज फॉर स्पेशलिटी डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें आगे नहीं जाते हैं, ज्यादा हमारे काम की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे। इन दिस सेकंड फेज ऑफ PMSSY द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ टू मोर एम्स, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, वन ईच इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, एंड अपग्रेडेशन ऑफ 6 मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, नाम हम सब लिखे हुए हैं, अगेन डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सेकंड फेज के अंदर मेन बात क्या है वो याद कर लो चाहे तो, कि दो ज्यादा और एम्स खुलने हैं। कहाँ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, और एक उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, बाकी अपग्रेडेशन 6 मेडिकल कॉलेजेस का। नेक्स्ट चलोगे। इन थर्ड फेज इट इज प्रपोज टू अपग्रेड द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस। तो ये याद कर लो कि थर्ड फेज के अंदर कोई नए नहीं ओपन कर रहे हैं एमसी। थर्ड फेज के अंदर जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं यूनिट्स को फिर अपग्रेड करेंगे। इतने 3 पॉइंट्स करके याद कर लो। द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ विच मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टिमेटेड अराउंड 150 करोड़ पर इंस्टीट्यूशन। नहीं देखना आपको, वही छोड़ो। ये एक लक्ष्य है, सिर्फ नाम याद रखना। सिर्फ नाम याद रखना कि लक्ष्य किसके लिए है। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट फुल फॉर्म है इसकी है। ठीक है, 2 लाइन लिखी है, इनको भी देख लो। लक्ष्य प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एम्स एट इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर, ओटी के अंदर। आगे आ जाएंगे। लास्ट जो जरूरी चीज आती है, नेशनल हेल्थ मिशन। अब जितने भी आप ये प्रोग्राम पढ़ रहे हो ना बेटा, अब सब NHM में आ गए हैं। मेन बात तो ये है। तो आपसे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाएगा कि नेशनल हेल्थ मिशन पे कुछ क्वेश्चन लिखो, क्योंकि फिर आप सब कुछ लिख दोगे जितना भी आपने पढ़ा अब तक। ठीक है। अब इस सब के लिए एक अम्ब्रेला कह लो इसको, नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अभी करंट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन was launched by the government of India in 2013। ठीक। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये दो प्रोग्राम चल रहे हैं 2013 में, कह रहे हैं नेशनल रूरल और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड इन मार्च 2018 टू कंटिन्यू टिल मार्च 2020। ठीक है, अभी भी चल ही रहे हैं, चलते रहेंगे ये तो। ठीक है, 2013 से नेशनल रूरल और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन चल रहे हैं। पहले NRHM था खाली, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वो वाला पार्ट था मेनली, इसकी हम बात करते थे। आगे चलो। The main programmatic components include health system strengthening in rural and urban areas for reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health and communicable and non-communicable disease। समझ गए? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे। सबसे पहला प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट किया था हमने, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनाटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें सारी आ गई फिर। नेशनल हेल्थ मिशन सीक्स टू एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ये बेटा आपको याद रखना है। रिड्यूस MMR टू लेस देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो बच्चों में 1000 से, मतलब कह रहे हैं कि एक तक ले आओ घटा के उसको। 1000 बच्चों में एक से ज्यादा को ना हो, इनमें से कोई कंडीशन डेवलप हो तो, मम्स, मीजल्स या रूबेला। ठीक है। रिड्यूस IMR टू लेस देन 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, तो वो 25 से कम पे ले आओ। पहले हमारे देश में बहुत ज्यादा था ये, है ना, बहुत ज्यादातर केस तो अनरिपोर्टेड ही रह जाते थे गांव देहात के। तो वो कह रहे हैं 25 से कम पे ले आओ। है ना, पुराने लोगों से पूछोगे अगर, जैसे दादी लोग होते हैं या ताई जी, उस तरह एज जिनकी ज्यादा हो, आप देखोगे तो वो लोग बताएंगे कि आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ, सबके साथ ऐसी समस्याएं हुई होती हैं पहले। है ना, वो अनरिपोर्टेड चीजें ज्यादातर, कि किसी के घर में 5 हैं बच्चे, उसके पता चला कि 2-3 बच्चे इस तरह से ऐसा हो गया था, ये हो गया था, पता चलेगा आपको। खैर, रिड्यूस TFR टू 2.1। तो हमने देखा है TFR हमारा टारगेट क्या अचीव करने का, 2.1, ये पहले ही हम याद कर चुके हैं। ठीक। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं, जल्दी से पढ़ना चाहो पढ़ लो। प्रिवेंशन रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स।
प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमर्जिंग डिजीजेस। देख लेना, वो खास खास बात नहीं है, उस पर नहीं देख फोकस कर रहा मैं। नेक्स्ट चला, सम ऑफ द मेजर इनिशिएटिव्स अंडर हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन आर एज फॉलोज। देख लेते हैं चलो। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसको आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। आशा की फुल फॉर्म, इंटरव्यू बहुत जगह पूछी जाती है। आशा से क्या समझते हो? तो आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ध्यान से देख लेना। कितनी पॉपुलेशन पे होती है? ऑन 1000 पॉपुलेशन, 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा होती है। ठीक, एक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ADHM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, AB। ये तो AB होना चाहिए, आयुष्मान भारत, गलत लिखा गया वो। ठीक है, आगे चलोगे, ये देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन with the aim to provide the necessary support for the integration of digital health infrastructure in the country. The visionary initiative stemming from the National Health Policy 2017 intends to digitalize healthcare in India। कुछ रटना नहीं है, सीधी सीधी बात है, नाम से पता चल रहा होगा डिजिटल मिशन। तो हेल्थ सर्विसेज को डिजिटलाइज करना है कि सब कुछ पेशेंट डेटा हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो। आजकल आप देखते हो, पहले अलाउड नहीं था कि आप फोन पे किसी को मेडिसिन लिख के बता दो, ये सब चीजें पहले अलाउड नहीं थी। लेकिन अभी तो बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी टेली मेडिसिन वगैरह सब करा रही है ना। आपके साथ के कुछ लोग लगे होंगे पीछे अभी। तो जैसे उधर की बात करें, लखनऊ साइड की अगर बात कर लें, उधर जो भी स्टेट्स कह रहा हूँ, माफ करें, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ जो ओपीडी चल रही है ना, उन्होंने बहुत जगहों पे शुरू कर रखा है टेली मेडिसिन वाला। इधर नहीं है अभी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उधर शुरू कर रखा है। नेक्स्ट आ जाओगे। हेल्थ आईडी क्रिएट की जा रही हैं, रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के, उनकी रजिस्ट्री की जा रही है। देख लेंगे, सब कुछ वही है कि सबका डेटा तैयार किया जा रहा है कुल मिला के, और रटना नहीं है इनको। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो ये देख लोगे। कब लॉन्च हुआ? 25 अक्टूबर 2021, 25 अक्टूबर 2021। ठीक है। और PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो इसका बजट कितना दिया गया है इसको? 64,180 करोड़ रुपए, तो बहुत बड़ा बजट है ये, 64,180 करोड़। याद नहीं करना आपको, बजट वगैरह आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैंने बस लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया, आपके लिए जरूर में। तो तीन मेजर इसके एस्पेक्ट हैं, तीनों के नाम पढ़ लो आप क्या क्या है। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ। ठीक। सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द स्कीम इज टू एक्सपेंड एंड बिल्ड एन IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम। और थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च ऑन कोविड 19 एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज। तो उस समय कोविड 19 का ज्यादा चल रहा था पीछे, तो तब के लिए था ये, लेकिन ओवरऑल जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनके लिए। तो तीन क्या इसकी अप्रोच है मेन, कि एक तो ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक हेल्थ जो है वो ठीक हो, मतलब गांव देहात में, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, कि IT इनेबल्ड हो। तो आजकल यूपी तो पहला ही स्टेट है जहाँ कोशिश कर रहे हैं सब कुछ जो है वो IT से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स यूपी में चल रहा है बहुत तेजी से काम, जो जो नहीं भी है सबको जोड़ा जा रहा है। और थर्ड एस्पेक्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च ऑन कोविड 19 एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, देख लेंगे कौन इसको स्पॉन्सर करेगा। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इन रूरल एरियाज, तो सपोर्ट इसके लिए, तो पहला तो ये कह रहे हैं कि 7 हाई फोकस स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एंड 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मणिपुर, मेघालय। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इन अर्बन एरियाज, ऊपर रूरल एरियाज थे, यहाँ अर्बन एरियाज हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि इन सबको स्ट्रेंथन करना है, मतलब पूरा हेल्थ सिस्टम को कैसे आप ठीक करोगे, कि गांव जो है, रूरल एरियाज जो है, उनके लेवल पे आप SWC खोलो। शहरों में जो SWC है उनको अपग्रेड कर दो, है ना, बेहतर फैसिलिटीज दे दो वहाँ पे। तो ठीक है, ब्लॉक लेवल पे कुछ हेल्थ यूनिट्स खोलनी है। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज खोलनी है, जहाँ पे इंटीग्रेशन हो, मतलब कि ऐसा कि आयुष वाले पेशेंट भी जाके जांचें करा सके, मान लो, है ना, अभी आप लोग जुड़ोगे SWC पे पता चलेगा। और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बन जाए, कि क्रिटिकल केयर के लिए 5 लाख की पॉपुलेशन पे होना चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है कि सीधा एम्स रेफर कर देते हैं, मान लो कि एम्स चले जाओ,
है ना, व्यक्ति रह रहा है मान लो मेरठ के अंदर, उसको भेज देंगे एम्स चले जाओ, तो दूर हो जाता है। तो कह रहे हैं 5 लाख की पॉपुलेशन है तो उनके आसपास कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो कि उसको संभाल सके। खैर, ये आपका लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये कब बना? तो जानते ही हो, NCISM एक्ट 2020, है ना, इसी ने जीवन में बहुत कलेश कर दिया बहुत लोगों की। कलेश मतलब वो एग्जाम वगैरह ले आया है तो, ठीक है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। सही बात भी है, चलो रूल के हिसाब से बाद में लाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए गोल्डन पॉइंट्स, आपको नहीं याद करने, मैंने पीछे पढ़ाए भी होंगे। मैं देख ले रहा हूँ एक दो पॉइंट कुछ काम का होगा तो इसमें। आप चाहो तो रीडिंग इनकी लगा लेना वैसे, है ना, आपके यहाँ डायरेक्ट नहीं दिए हुए, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है वैसे ये चीजें। एक हो बेटा, मुझे एक्चुअली इसमें आपका आशा और हेल्थ मिशन, ये 2-3 चीजें थी, मुझे लगता है शायद इन नोट्स में है या किसी और नोट्स में, मैं देख लूंगा। वो देखना चाह रहा हूँ, अगर यही है तो पढ़ा दूंगा उसको मैं, यही है आपको। एक मिनट बेटा बस। इसमें सही से नहीं दे रखा, दे तो रखा है लेकिन ये नोट्स इतने अच्छे नहीं लग रहे, इनसे नहीं पढ़ेंगे। चलो, है कुछ पॉइंट्स इसके अंदर जो जरूरी हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, हो सकता है कहीं और ना मिले हो, देख लो फिर आगे पता नहीं, नहीं हो नोट्स के अंदर। वापिस आ जाओगे। एक दो चीजें जिन पे क्वेश्चन बने हैं ना, बस वो बाद में आपसे मेनली कर लेता हूँ, बाकी मैं अलग से बता दूंगा आपको। तैयारी करना पड़ेगा मुझे, ठीक से दिया नहीं है इसमें। ये देखो बेटा, एक तो इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड दिए हुए हैं, ये पेज नंबर 61 है वैसे आपकी PDF के अंदर। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तो इनके नाम याद कर लेना, 3 चीजें क्या होती हैं। द रिजर्वोयर इन एजेंट होता है, और एक होगा एनवायरनमेंट उसके लिए, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब, और तीसरा होस्ट, तो ह्यूमन बींग्स। याद कर लेना एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या चीजें आती हैं। तो रिजर्वोयर या एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो उसको एनवायरनमेंट भी करके कहा गया है, और होस्ट, तो हम क्योंकि ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे इसमें होस्ट। किसी और एनिमल के लिए कर रहे हो तो वो हो जाते हैं, ये 3 याद रखोगे आप। तो रिजर्वोयर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और होस्ट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर के ऊपर, मुझे ध्यान आ रहा है क्वेश्चन आ चुका है, तो देखो यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, इससे समझोगे। ये देखोगे सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन जो दिया हुआ है। हाँ ये देखिए, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, इस पे कहीं क्वेश्चन था, मुझे ध्यान आ रहा है, पढ़ा हुआ है, तो देख लेते हैं हल्का सा। तो प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड as action taken prior to the onset of disease, which removes the possibility that a disease will ever occur। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि लोगों को पहले ही आपने एजुकेट कर दिया, है ना, उनका व्यवहार जो है बदलवा दिया कि आपको पता है डिजीज हो सकती है। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, तो वो चीजें सारी जो आप पहले ही रोक लो डिजीज को होने से, तो वो आ जाती है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। याद रखना सवाल है इसके ऊपर, ये किसके अंदर आएगा, ऐसा ऑप्शन रख के पूछा था कुछ। तो यहाँ क्या चीजें हो गई सारी, कि एजुकेशन देना, है ना, लाइफ स्टाइल चेंजेस कर दिए, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, कि भाई देखा कोई लोग प्रोटीन नहीं खा रहे, मान लो कि प्रोटीन खाने लगो, पहले ही बता दिया उसको कि डिजीज होगी आने वाले टाइम में वरना। पर्सनल हाइजीन, हेल्थ स्क्रीनिंग, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, और फिजिकल एजुकेशन, ये सब। फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसमें,
तो उसमें बता रहे इम्यूनाइजेशन आ जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, बाकी तो आसान है। इम्यूनाइजेशन किस में आता है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, ये बात ध्यान रखना। इम्यूनाइजेशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, ये चीज याद रखोगे, ये जरूरी है। और आगे देख लेंगे। प्राइमरी चल रहा है सर, यहाँ आ जाओगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन इसमें क्या चीजें आती हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में बी डिफाइंड एज एक्शन विच स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो कौन से एक्शन या स्टेप्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, डिजीज हो चुकी है लेकिन आगे उसकी प्रोग्रेस ना हो, उसको रोकने के लिए जो किए जाते हैं वो है सेकेंडरी मेजर्स हमारे। ठीक, जैसे अर्ली डायग्नोसिस कर लिया आपने कि किसी को डेंगू हुआ, और वो क्या है, गांव देहात में क्या करते हैं कि गए हैं, रोज बोतल लगा के शाम को घर वापस आ जाते हैं, ट्रीटमेंट कुछ करते नहीं है। और कई बार पेन किलर वगैरह लेते रहते हैं गांव देहात में। अभी भी मैं गांव जैसे हूँ अभी करंट में, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कई खबर आ गई मेरे पास, अभी अभी जब मैं आता हूँ तो कुछ आ जाते हैं लोग बताने के लिए। तो ये चल रहा है, ये नहीं कि कोई इन्वेस्टिगेशन करा लिया वो, कोई जांच करा ली हो। ठीक है ना, तो ये काम होता रहता है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए, स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए शुरू में। एडिक्वेट ट्रीटमेंट और रेफरल सर्विसेज। ठीक है, तो रेफरिंग करनी होती है अगर आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कई स्टेट में क्या होता है कि आप आईवी लाइन पे नहीं ले सकते पेशेंट को, तो उसके लिए है कि भाई आप पेशेंट को थोड़ा सा स्टेबल करो, है ना, उसके बाद उसको रेफर करो, या बेहतर उसको बता के चीजें रेफर कर देना चाहिए। तो रेफर करना किस में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। स्क्रीनिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, तो इनको आप याद रखोगे। ठीक है, आगे आ जाओगे। टर्शरी प्रिवेंशन। Tertiary prevention is defined as all the measures available to reduce or limit impairments and disabilities. Tertiary prevention includes disability limitation, rehabilitation. ठीक है, तो बाद में जो चीजें होती हैं, एक बार कंडीशन डेवलप हो जाने के बाद कि रिहैब में भेजा किसी को, है ना, या कोई डिसेबिलिटी हो ही गई है, तो उसको कम से कम पे रोक देना, कि कैसे कुछ ऐसा कर दें कि ज्यादा डिसेबिलिटी ना रह जाए उस चीज की वजह से। तो ये चीजें टर्शरी प्रिवेंशन में आती हैं। तो मैं तीन बातें बोल रहा हूँ फिर से। प्राइमरी डिजीज होने से जो रोक दें वो है प्राइमरी प्रिवेंशन, तो उसमें कोई खास पॉइंट नहीं था, एक है बस इम्यूनाइजेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर तो स्क्रीनिंग जो आप करते हो और रेफरल सिस्टम जो आप मैनेज करते हो वो आ जाता है सेकेंडरी के अंदर। और टर्शरी के अंदर सब कुछ हो चुका है, अब तो डिजीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस थे उनको मिनिमाइज करना है कह लो। ठीक है, तो वो सब आ जाता है थर्ड के अंदर, तो रिहैब जो है थर्ड में आ जाता है। देख लें अगर ये दी हो इन्होंने डेफिनेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। Population explosion means increased growth of the population. The population explosion has created various social problems like unemployment, overcrowding, illiteracy, low standard of living, urban deterioration, inadequate housing, poor inadequate nutrition। ठीक है, तो कुछ खास बात नहीं दी है। आगे आ जाओगे। WHO के बारे में जानते होगे, फिर भी सामने आया तो हल्का सा बता दे रहा हूँ मैं, जान लो, जरूरी चीज है, पता होना चाहिए आपके। क्या पाठ, स्वस्थ व्रत। तो स्वस्थ व्रत के अंदर ये जरूरी चीज मानी जाती है, शायद वहां सिलेबस में भी दी होगी, और आपको अगर पता हो तो अभी आपकी इंटर्नशिप जो होती है, तो इंटर्नशिप के अंदर भी जो भी इस तरह की यूनिट्स हैं उनमें भेजा भी जा रहा है। स्वस्थ व्रत वाले बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं क्षेत्र में, अपनी ओपीडीज में भी स्वस्थ व्रत की ओपीडीज की ड्यूटी लगनी शुरू हो गई है वहां भी। ठीक है, तो वहां भी जाना पड़ रहा है, आदेश आ चुका है एनसीएसएम का। खैर, एस्टैब्लिशमेंट इन 1948, तो ये याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्टार्ट हुई, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO कम इनटू फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948, एग्जैक्ट डेट है, इसको भी आप याद कर लोगे तो बेहतर है। विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान से देखो। द मेन सोशल टारगेट ऑफ WHO वाज अटेनमेंट बाय ऑल सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड बाय द ईयर 2000 of a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life। तो WHO के जो टारगेट थे ना वो ये थे 2000 तक, मतलब हेल्थ फॉर ऑल हम जो बात करते हैं, हेल्थ फॉर ऑल 2000 तक हो जाना चाहिए था ये, कि सबके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक जाने की सुविधाएं मौजूद हो। ठीक है, फंक्शन देख सकते हो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज डेवलपमेंट, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। बाकी यूनिसेफ है। चलो, टाइम ब्रेक का हुआ, एक ब्रेक लो, ब्रेक के बाद संभावना है कि हम लोग शुरू करेंगे स्टेट को ही। यहाँ कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक दो पॉइंट और होगा, मैं देख लेता हूँ इतना ब्रेक के अंदर,
आपको बता दूंगा। ब्रेक के बाद हम वहां जाएंगे सीधा स्टेट के ऊपर। थैंक यू। 10 मिनट्स।